in any debenture or any deed for securing any debentures, whether issued debenture जो perpetual का actual meaning is never ending or changing, never changing है. Whether issued or executed before or after the promulgation of the ordinance shall not be invalid by reason only that thereby the debentures are made irredeemable or redeemable only on the happening of a contingency, however remote, or the expiration of a period, however long. Perpetual का जो actual meaning है वो never ending और changing है, और promulgation का meaning है वो announcement है, ऐलान करना. So इसके अंदर जो explain किया है वो condition है debentures or deed of securing debentures whether issued or executed before or after, कि मतलब अनाउंस करने से पहले या ऐलान करने से पहले आप अपने डिबेंचर्स और वो चेंज नहीं हो सकते, वो इनवैलिड होगा. और only thereby the debentures are made irredeemable or redeemable only the happening of contingency, however remote, or expiration of the period. वो अपने टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए परपेचुअल डिबेंचर्स होंगे वो अपने टाइम से पहले उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता. नेक्स्ट स्लाइड. सर वो मुझे क्वेश्चन पूछना था. हेलो जी, वेट करें प्लीज. अभी सर जवाब देते हैं, वेट करें प्लीज. सर आई थिंक ड्रॉप हो गए हैं. जब तक सर वापस आते हैं आई थिंक वी शुड वेट. His ordinance, a company has redeemed any debentures previously issued, the company, unless the articles of the conditions of issue expressly otherwise provide, or unless the debentures have been redeemed in pursuance of any obligation on the company, being an obligation of enforceable only by the persons to whom the redeemed debentures were issued or his assigns, shall have power. So shall be redeemed always have had power to keep the debentures alive of the purpose of a reissue, or where the company has purported to exercise such a power to company shall have power and shall be deemed. ओके, काइंडली इसके क्या आप समरी या क्रक्स बता सकते हैं, ये क्या आर्टिकल कह रहा है? इसमें जो रिडीम्ड डिबेंचर्स हैं उसका मीनिंग तो ये है कि जो एग्रीमेंट होता है कंपनी के दरमियान और डिबेंचर होल्डर के दरमियान कि वो उसको बोरो करता है और वो उसको रीपे करेगा. मुझे तो इसका यही पता है कि एग्रीमेंट अंडर व्हिच अ फर्म इज इशूइंग डिबेंचर एग्रीज टू रीपे द बोरोड सम ऑन अ स्पेसिफाइड डेट. और प्लीज डोंट रीड इट. ग्रुप में से ग्रुप मेंबर कोई और एक्सप्लेन करना चाहे? जी फवाद भाई. जी, इसको अगर आप समराइज बता सकें क्या मकसद है इस सेक्शन का? ये पावर टू री इशू रिडीम्ड डिबेंचर इन सर्टन केसेस, कि जो रिडीम्ड डिबेंचर ने जो री इशू होना है, ठीक है, उसकी जो पावर है वो कुछ केसेस में आती है. मतलब इन सम सर्टन केसेस आप रिडीम्ड डिबेंचर्स हैं वो आप उसको री इशू कर सकते हैं. अब वो कौन कौन से हैं, वो हम इसको स्टडी कर लेते हैं. एक सेकेंड. नहीं फाइन, बस उसमें ये बताया गया कि रिडीम डिबेंचर. हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है रीइशू किया जा सकता है. सर्टन केसेस में हम उसको रीइशू करते हैं. उसमें प्रोविजो भी उन्होंने डाले हुए हैं और सर्टन उसमें रीजंस उन्होंने दी हुई हैं. काफी एक लंबा चौड़ा ये है सेक्शन. ओके, मैं अपने फेलोज के अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूं. जैसे कोई प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, जब वो एक दफ़ा प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो गवर्नमेंट उसे वापस ले लेती है और फिर दोबारा वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है. तो कंपनी के केस में डिबेंचर्स भी एक सर्टिफिकेट होता है जो वो कंपनी इशू करती है कि वो उसके अगेंस्ट लोन पे करेगी और इंटरेस्ट पे करेगी. जब वो रिडीम होके वापस खरीद लेती है वो कंपनी अपने पैसे पे करके वापस अब वो डिबेंचर अपने पास रिडीम कर लेती है,
तो उसी को ही दोबारा रीइशू भी किया जा सकता है। जी, और ये जो next, होता है डिबेंचर, ये ड्यूटी स्टैम्प भी होता है। जी जी, जस्ट लाइक अ सर्टिफिकेट, जैसे आप के ज़हन में एक Exactly. प्राइस बॉन्ड टाइप की चीज़ होती है कि कंपनी गारंटी कर रही होती है कि हम पैसे इसके एवज देंगे, तो इस तरह कंपनी पैसे इकट्ठे कर लेती है मार्केट से, वो इशू करती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Section 117, specific performance of contract to subscribe for debentures. A contract with the company to take up or pay for any debentures of the company may be enforced by decree of the specific performance के जो भी debenture subscribe करेंगे उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो स्पेसिफिक होगी, मतलब हर जो डिबेंचर सब्सक्राइब करेंगे उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होंगे और वो उसके अंदर मेंशन भी होंगे। सब्सक्राइब जो भी डिबेंचर सब्सक्राइब करेंगे उनका और कॉन्ट्रैक्ट होगा जो भी उनकी और वो कॉन्ट्रैक्ट में उनकी परफॉर्मेंस डिस्कस होगी कि वो उन्होंने क्या क्या चीज परफॉर्म करनी है। जी, कोई और इस पे कमेंट करना चाहें ग्रुप मेंबर्स? इसमें ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी टू टेक अप एंड पे, कि वो लेता है और पे करता है फॉर द एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी के डिबेंचर को मे बी इन्फोर्स्ड, वो उस वक्त इन्फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू द डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी कमी या ज्यादती के ऊपर जो है। ओके, सॉरी मारिया, हेलो, सॉरी डिस्टॉर्शन। ओके, वेट वेट, ओके फाइन। किसी का इस हवाले से कोई और कमेंट करना चाहे और शैल वी मूव ऑन? रिजवान, आपके माइक से बहुत नॉइज आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। रिजवान साहब सर नहीं आए अभी तक? जी सर नहीं है, प्लीज कंटिन्यू। Section 118, payment of certain debts out of assets subject to floating charge in priority to claims under the charge. जो फ्लोटिंग चार्ज होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं इसके अंदर, where either a receiver is appointed on the behalf of the holder of any debenture of a company secured by a floating charge, or possession is taken or on behalf of these debenture holders of any property comprised in any subject to the charge. इसमें जो पेमेंट है डेट्स की, ऑफ डेट्स की और एसेट्स की, आउट ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स में से डेट्स की पेमेंट करनी है वो फ्लोटिंग चार्ज में से पहले की जाती है अंडर द चार्ज, और इसके अंदर if the company is not the time in course of being wound up the debts in every winding up are under the provision of part 11 relating to the provincial payments। जो हमने पहले provincial shares और उनकी payments पढ़ी थी, जिसके अंदर कंपनी अपना एक अलग से रिजर्व रखती है और वो स्पेशल टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, उसमें से इस डेट की पेमेंट की जाती है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। जी, कोई और कमेंट करना चाहता है कि डिबेंचर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है पेमेंट्स करने में, उनके उसकी डेट को पे ऑफ करने में सबसे पहले कंपनी का के पे और भी डेट्स हैं तो डिबेंचर्स को प्रायोरिटी होगी इस हवाले से। फवाद भाई, एक्सक्यूज मी फवाद भाई, फ्लोटिंग चार्जेस को बता दें जरा, इसके कॉन्सेप्ट को, किस तरह से डेट्स में ये सर से ये लेंगे चार्जेस को और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। जी, कोई और जो है वो भाई बताना चाहें तो बताएं। एहसन जी, फ्लोटिंग चार्जेस का मैं बता सकती हूँ। जी श्योर। जी, एक होते हैं फ्लोटिंग चार्जेस, ठीक है, एक होते हैं एब्सोल्यूट चार्जेस। अब एब्सोल्यूट चार्जेस फॉर एग्जांपल हम इसके ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई चार्ज सिर्फ एक प्रॉपर्टी के ऊपर है तो वो एब्सोल्यूट है। अगर कोई चार्ज जो है वो फ्लोटिंग तब बनता है जब वो आप किसी प्रॉपर्टी पे भी दे दें, किसी गुडविल पे दे दें, किसी कॉपीराइट पे दे दें, तो दैट इज नोन एज फ्लोटिंग चार्ज। जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो एक चीज पे होता है, और जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फ्लोट करता है, एज द नेम इट हैज, फ्लोटिंग। ओके, इट मींस जो चेंज होता रहेगा, वेरी होगा, उसे कहेंगे फ्लोटिंग। एग्जैक्टली, मतलब चेंज इन सेंस नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट चीजों पे होता रहेगा। चार्ज एक अमाउंट फिक्स होगी और वो डिफरेंट चीजों पे होगी।
ये कुछ स्पेसिफिक एसेट्स होते हैं जिन पे अप्लाई होता है, लाइक जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी या लिक्विड्स पे होंगे, कौन से एसेट्स पे होगा ये अप्लाई? देखो फ्लोटिंग चार्जेस जो होते हैं ना वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पे भी हो सकते हैं, नॉन फिक्स्ड एसेट्स पे भी हो सकते हैं, आपकी गुडविल पे हो सकते हैं, आपकी मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट आपके जो नॉन टेंजिबल एसेट्स जो हमने पढ़ा था जी उन दोनों पे हो सकते हैं, मारिया, वो फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं। जी मारिया, थैंक यू। उमर वांट्स टू Thank you. से समथिंग। जी ये फ्लोटिंग चार्जेस पे जो डिस्कशन हो रही है उस पे मैंने यही कहना है कि ये ऐसे एसेट्स पे होती है जिनकी क्वांटिटी और जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है पीरियोडिकली। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो स्टॉक्स और शेयर्स हैं, क्योंकि इनकी जो प्राइसेस हैं वो चेंज होती रहती हैं, वेरी होती रहती हैं, तो इन पे जो चार्जेस होते हैं ना वो फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं। ओके, Thank थैंक यू you, got उमर। it. और इसकी एक और एग्जांपल भी है, कभी आपने बैंक से चेक ट्रांसफर करवाया हो एमसीडी में, सेकंड डे वो इवनिंग में आपके अकाउंट में आ जाता है, तो लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ होता, वो कह रहे होते हैं कि आपका चेक जो है वो अभी फ्लोट में है। तो जैसे ही वो फ्लोट रिलीज करते हैं तो आप उसको अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही वो रिलीज होता है तो बैंक के जो चार्जेस हैं वो भी आप पे जो है वो लागू हो जाते हैं। तो ये फ्लोटिंग चार्जेस वो भी होते हैं। यहाँ से आप कंसेप्ट ले सकती हैं कि जब कोई चीज फ्लोट में हो तो उसके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, जैसे आप चेक एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होगा तो आप चार्ज अपना बैलेंस कंफर्म करेंगी तो वो कहेंगे जी आपका चेक क्लियर हो चुका है लेकिन अभी फ्लोट में है, तो वो फिर मैनेजर उसी वक्त उसका फ्लोट रिलीज कर देते हैं और उसी Okay. वक्त ऑन द Thank you. चार्ज अंडर प्रोसेस कह Thank सकते हैं इसे, thank अंडर you. प्रोसेस जो जी इसका होगा। जी, ठीक है। कुरतुल्दैन आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं अभी तो नहीं कहना चाह रही कुछ। ओके, लोअर मेरा योर फवाद हैंड। से मे भी इसका एक एग्जांपल दे दूं। जी श्योर प्लीज। जैसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस होते हैं। जब डेबिट कार्ड से हम कहीं से कुछ चीज खरीदते हैं तो उसके चार्जेस हैं, अगर एटीएम के थ्रू हम यूज कर रहे हैं तो उसके चार्जेस नहीं है। तो लेकिन जब हम परचेज करते हैं कुछ तो उसके कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं, और क्रेडिट कार्ड में भी ऐसे ही है। ओके फाइन, ये भी उसके आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द राइट एग्जांपल। अली हमजा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? फवाद भाई, या ना तो इसमें चेक की बात हो रही है और ना ही एटीएम की बात हो रही है। ये बेसिकली एक उर्दू में एक टर्म यूज होती है गर्दिशी कर्जा, जिसपे डेली बेसिस पे जो है ना बैंक का सूद जो कंपनी ने लोन लिया होता है उसके ऊपर जो शरह सूद है वो आपको पता है स्टेट बैंक डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर कर रहा होता है, वो अप भी होती है डाउन भी होती है, तो बेसिकली वो फ्लोट कर रही होती है। तो गर्दिशी कर्जे को हुकूमत पे भी होता है, ये कंपनीज पे भी होता है, तो उसको कम करने के लिए ये जो ये उस तरह के चार्जेस होते हैं, ये उसके लिए जो डिबेंचर होते हैं इशू, वो फ्लोटिंग चार्जेस के लिए जमरे में आते हैं। ओके थैंक यू। मकसूद जो जी, मकसूद आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? फवाद साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक तो ये चार्जेस हो गए हैं हमारे जो है ना ट्रांजैक्शंस के ऊपर या चेक वगैरह ट्रांसफर के ऊपर जो होते हैं, तो एक दूसरे चार्जेस भी होते हैं जो फर्ज करें 6 मंथ के बाद जो है बैंक अपना उसको चेंज करता रहता है। ओके सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मकसूद, ये जो बैंक चार्जेस की एग्जांपल है वो यहाँ पे फिट नहीं होती, और वो चार्ज के लफ्ज से आप कंफ्यूज ना हो, वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज हो रही। हाँ, वो शेड्यूल चार्जेस होते हैं उनके, वो एक सेपरेट चीज है। हाँ, वो अलग चीज। अच्छा ठीक। ओके जी, आई थिंक मुझे ज़ाती तौर पे पूरा ये सेक्शन समझ नहीं आया। चलें, नेक्स्ट टाइम सर होंगे तो उनसे पूछ लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू 119। पावर्स, सेक्शन 119, पावर्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ ट्रस्टी। इसके अंदर पावर्स जो उनकी हैं और लायबिलिटीज डिस्कस की गई हैं ट्रस्टी की। The trustee nominated or appointed under the trust deed of securing an issue of debentures shall, if so empowered by such deed, have the rights to sue for all redemption, money and interest in the following cases. नीचे इसके ये provisos दिए हुए हैं, where the issuer of a debenture as mortgage binds himself to repay the debenture loan or pay the accrued interest, therefore both to repay the loan and pay the interest. कि ट्रस्टी को जो है उसके पास अगर पावर है तो उसमें उसके ऊपर लायबिलिटीज भी हैं, और उसने वो डेट जो लिया है डिबेंचर्स या मॉर्गेज किया है तो वो उसको पे ऑफ भी करना है। where the trustee is entitled to take possession of the mortgage property and the issue fails to deliver the same to him, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जो उसने मॉर्गेज की हुई है और वो उसको डिलीवर करने में नहीं उसको डिलीवर कर सका,
तो वो possession जो है वो disturbance by the issuer of any person claiming under the title superior of that of the issuer, जो भी उसका head होगा वो उसको claim कर सकता है. ओके फाइन. सर का मैसेज आया है ग्रुप चैट में कि उनको जूम के जो है उसमें मसला आ रहा है और उनको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा. और guys, unfortunately I am having a technical problem. I think I will have to reinstall it. So we will continue in next class. I will also tell you guys the sections you need to prepare for next class. So I think हम यहीं पे जो है